देखिए, इस समय केशव प्रसाद मौर्य जी 20 हैं, ये सही बात है। तो जो खबरें हेडलाइन चल रही हैं कि योगी जी की विदाई तय है, वो गोरखपुर का टिकट कटवा लें, उसमें कुछ ना कुछ तो दम दिखता है। उनकी विचारधारा जाहिलियत की है। अल्पसंख्यकों की आवाज को कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके साथ खड़े नहीं हो रहे हैं, जबकि आपको खड़े होना चाहिए। 2 लोगों का नाम बता दें कि ये 2 लोग हमारे पार्टी के सदस्य हैं, तो मैं मान जाऊँ कि हाँ, ये सवाल पूछना क्या देशद्रोह हो सकता है? क्या सवालों से सरकार इतना डर सकती है कि हमारी आवाज को दबाने की कोशिश करे, जो कि हुआ है? नहीं, बिल्कुल मैं तो आपके साथ हूँ। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों काफी भूचाल आया हुआ है। खास तौर पर अगर एनडीए खेमे को देखेंगे, भारतीय जनता पार्टी के जो गठबंधन है उसको देखेंगे। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में सरकार में भी मौजूद है, उसमें भी इस्तीफों का दौर शुरू हो गया और ये इस्तीफे कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर रहे हैं कि क्या एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ओम प्रकाश राजभर जी की पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इस पर बातचीत के लिए अरुण राजभर हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। राष्ट्रीय प्रवक्ता है पार्टी के। ओपी राजभर जी के सुपुत्र भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु जी। अरुण जी, खबर मैंने पढ़ी कि 200 से ज्यादा इस्तीफे हो गए आपकी पार्टी में। आखिरकार चल क्या रहा है आपके खेमे में? असल में होता क्या है राजनीति में, जैसे जब आपके ऊपर कोई विपत आती है, कोई मुसीबत आती है, तो आप भगवान का नाम लेते हैं, देवता का नाम लेते हैं, चाहे बजरंग बली का नाम लेते हैं, चाहे शंकर भगवान का नाम लेते हैं, चाहे आप तमाम जिस भी देवता को मानते हैं उसकी जय जयकारा करने लगते हैं। तो अब उसी में पता चलता है कि इनके फॉलोअर कितने हैं। जिसके ज्यादा जय जयकार होते हैं उसका जिक्र तुरंत हो जाता है। अब ये जय जय ओपी, जय जय ओपी, जय जय सुहेलदेव सब करने लगे। ये 200 जिसका नाम लेते हैं, अगर वो बंदे 2 लोगों का नाम बता दें कि ये 2 लोग हमारे पार्टी के सदस्य हैं, तो मैं मान जाऊं कि हाँ, ये भी कोई सदस्य है। आजकल फैशन हो गया है कि अगर आपको राजनीति में चर्चा में आना है, तो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को बस एक बार गाली दे दीजिए, उनको एक बार अपशब्द बोल दीजिए, उनके ऊपर अरुण जी, आप ये कह रहे हैं जो लोग इस्तीफे दे रहे हैं वो असल में आपकी पार्टी से जुड़े नहीं है या फिर संबंध नहीं है बिल्कुल नहीं है। ये हमारी पार्टी के सदस्य रहे नहीं। और जितने नाम आते हैं, मुझे लगता है कि हमेशा, अभी 4 महीना पहले भी वही बंदा जिसका जिक्र आप 200 लोगों के साथ कर रहे हैं, वो बंदा इसी तरह का किया था, लेकिन उस समय चैनल पर नहीं आ पाया था, आप लोग संज्ञान तक नहीं पहुंच पाया था। फिर वो 2 महीना बाद कहा कि अच्छा कोशिश करते हैं, फिर 2 महीने बाद कोशिश किया, फिर भी कोई पूछा नहीं। तो अब एक चैनल पकड़ लिए और उसमें प्रायोजित समाजवादी पार्टी ने एक रणनीति के साथ कुछ चैनल वालों को प्रायोजित कार्यक्रम बनाकर कहा कि ये है लिस्ट, इतने हैं। अरे वो बंदे के साथ 200 आदमी भी तो दिखाना चाहिए कि ये 200 का कौन है। हम तो उस आदमी को आज तक जान नहीं पाए कि ये हमारी पार्टी का सदस्य है। आप बताइए। अच्छा, चलिए ठीक है। 200 लोग, अरुण जी मान लेते हैं 200 लोगों ने नहीं दिया, कुछ लोगों ने इस्तीफा दिया और ये आरोप लगाया आप पर, ओपी राजभर जी पर आरोप लगाया कि आप अल्पसंख्यकों की आवाज को कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके साथ खड़े नहीं हो रहे हैं, जबकि आपको खड़े होना चाहिए। देखिए, वो लोग कह रहे हैं जिनके विचारधारा लंपट जैसा, उनकी विचारधारा जाहिलियत की है। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी गरीब, कमजोर, वंचित, शोषित, पीड़ित और पिछड़े, दलित, हर समाज के उपेक्षित वर्गों को न्याय दिलाने की बात करते हैं, उनको हक अधिकार दिलाने की बात कर रहे हैं। और ये लोग क्या कह रहे हैं कि हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं। आजादी से पहले 38% नौकरियों में हिस्सेदारी थी मुसलमान की, और कांग्रेस समाजवादी पार्टी ने इतना डेवलप कर दिया, इतना विकास कर दिया कि 1% भी नौकरियों में हिस्सेदारी नहीं छोड़ा। और आज जब से एनडीए की सरकार चल रही है, पूर्व के रिकॉर्ड उठाकर देखिए और वर्तमान के रिकॉर्ड उठाकर देखिए कि मुसलमानों में कितनी बड़ी संख्या में शिक्षा की तरफ लोगों का ध्यान गया, और लोग शिक्षित होकर के आईएएस आईपीएस की पढ़ करके, वो ट्रेनिंग करके वो लोग आगे निकल रहे हैं। शिक्षा अगर नहीं हमको देते, उनको अगर बेहतर नहीं करते, तो 50 से ज्यादा आईएएस बने हैं मुस्लिम। इससे पहले क्यों नहीं कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी है? तो समाजवादी पार्टी, कांग्रेस ने इनको जाहिल बना के रखा था। इसीलिए ये नहीं चाहते हैं कि इस विचारधारा के लोग, कि ये लोग समाज में शिक्षित हों, मुसलमान आगे बढ़े, उनको रोजगार मिले, नौकरी मिले, उनको स्वास्थ्य का इंतजाम हो, शिक्षा का इंतजाम हो, बेहतर हो, आगे बढ़े। ये सोचते नहीं है। आज हम लोग उनको आगे बढ़ा रहे हैं। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में जितने स्कॉलरशिप रुके हुए थे, जितने अल्पसंख्यक समाज के लोगों को स्कॉलरशिप नहीं मिलते थे, हम लोग केंद्र सरकार से, अभी केंद्रीय कैबिनेट मंत्री से हम लोगों ने मुलाकात करके इनके स्कॉलरशिप उनके घर तक पहुंचाने के लिए, उनको पढ़ाने लिखाने के लिए स्कॉलरशिप बढ़ाने की बात किया। अब आप सोचिए कि हम एक तरफ प्रयास कर रहे हैं कि इनको किया जाए, अरुण जी, आपने मंत्रालय का जिक्र किया।
समाजवादी पार्टी के पीछे साइकिल वाला जो छतरी होता है उसमें बैठ करके सोच रहे हैं कि हम को कुछ मिल जाए। तो इनको ही वहां मांगना चाहिए कि हम आप मंत्रालय का जिक्र कर रहे हैं और मैंने एक लेटर पढ़ा, आपकी पार्टी के एक नेता थे, अब वो थे या नहीं थे, अब इसी को आप कंफर्म करिएगा, वो लिख रहे थे कि आपसे मंत्रालय छीन लिया जाना चाहिए क्योंकि आप अल्पसंख्यकों की बात नहीं कर रहे हैं। अगर हम लोग नहीं करते ना तो ये लोग वही लोग हैं जो वक्फ बोर्डों की जमीनों को कब्जा करके मदरसों में फर्जी तरीके से मदरसों में नोट छाप रहे हैं, फर्जी तरीके से मदरसों में असलाहे बना रहे हैं, फर्जी तरीके से मदरसों में बैठ करके आतंकवादियों जैसी ट्रेनिंग दे रहे हैं। आप बताइए कि उत्तर प्रदेश में मदरसों में अगर इस तरह के काम होंगे तो क्या उस पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? ये लेकिन अरुण जी, यादव जी के कार्यकाल में कार्रवाई आप सरकार में हिस्सेदार हैं और आपकी सरकार में अगर इस तरह से हो रहा है तो फिर तो सवाल आप पर है कि आपके होते हुए इस तरह से कैसे हो सकता है? देखिए, सरकार के पास जो आंकड़े, जितने मदरसे रजिस्टर्ड हैं सरकार के पास, उस रजिस्टर्ड मदरसों पर सरकार का ध्यान रहता है। इसमें 500 से ज्यादा फर्जी अवैध मदरसे चल रहे हैं और अवैध मदरसों में इस तरह के अवैध कारोबार चल रहे हैं, कार्यक्रम चल रहे हैं, ऐसे काम चल रहे हैं। अब ऐसे जिस जगह पे, जिस जनपद में भी ऐसी घटनाएं सामने आती हैं, इस तरह की बातें आती हैं, सरकार तुरंत एक्शन लेती है, उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। योगी जी की सरकार सुरक्षा मामले में, कानून व्यवस्था के मामले में तो बड़ी दुरुस्त बताई जा रही है, फिर कैसे इंटेलिजेंस फेलियर हो रहा है और कहाँ इस तरह की घटनाएं हो रही हैं उत्तर प्रदेश में, ये तो पता ही होना चाहिए, सरकार को पता ही होगा। देखिए, असल में क्या है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो समाजवादी पार्टी से ट्रेनिंग लेकर के बैठे हुए हैं और वहां ट्रेनिंग लेने वाले लोग सरकार के गिरफ्त से बाहर हैं। जब घटनाएं सामने आ जाती हैं तो सरकार का ध्यान तुरंत जाता है कि अच्छा ये लोग इस तरह कर रहे हैं। हमारी पूरी सरकार सुरक्षित, हर समाज को सुरक्षा देने के लिए, सबको सम्मान देने के लिए, सबको आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही है। अब उसमें एक वर्ग नहीं, सिर्फ अभी जाति जनगणना जब होने जा रहा है तो क्या उसमें मुसलमान को गणना नहीं करने की बात हुई है? उसमें उनका भी गणना करना है, उनके भी शिक्षा, सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक, राजनीतिक भागीदारी की चर्चा हो रही है, उनको भी न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं। अरे भैया, ये समाजवादी पार्टी को वोट देते हैं लेकिन वहां मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम बनाने की मांग नहीं कर पाते। आप सोचिए, 18% मुसलमान प्रदेश में दावा करता है कि बहारो फूल बरसाओ तेरा महबूब आया। ये महबूब बनाते हैं अखिलेश यादव को और ये आज तक महबूब नहीं बन पाए बेचारे। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि अपना बाजा बजाओ, दूसरे का। सुहेल देव महाराज पे, राजा सुहेल देव महाराज पे क्या ओपी राजभर का या फिर सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी का कब्जा है? अगर अखिलेश यादव ये कह रहे हैं हम उनकी मूर्ति लगाएंगे तो क्या दिक्कत है? आपको भी अप्रिशिएट करना चाहिए इस पर। कम से कम बुद्धि तो खुल गई। जो बुद्धि 12 बजे के बाद खुलती थी तो कम से कम बुद्धियां तो खुली ही कि हाँ भाई, अब महाराजा सुहेल देव राजभर की भी चर्चा हो रही है। कल तक तो पूछते नहीं थे, जानते नहीं थे, पहचानते नहीं थे। इस देश में 585 रियासतों में 165 रियासतें राजभर समाज ने इस देश की सुरक्षा करके रखा हुआ था और 157 वर्ष तक इस भारत की एकता को बना के रखा था। विदेशी आक्रांताओं से लोहा लेने का काम, विदेशी आक्रांताओं को भारत में नेस्तनाबूद करने का काम किसी महापुरुष ने किया था तो राष्ट्र रक्षक चक्रवर्ती सम्राट महाराजा सुहेल देव राजभर ने किया था। हमारा इतिहास वीरों से भरा पड़ा है, हमारा इतिहास योद्धाओं, हमारा इतिहास इस तरह का है कि जिस इतिहास के दम पर हम पूरे भारत को सुरक्षित करके रखे हैं। आज देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं, देश के राष्ट्रपति जी कहती हैं कि महाराजा सुहेल देव राजभर के विचारों का जब तक भारत नहीं होगा तब तक विकास का रास्ता नहीं बनेगा। आज बताइए कि अखिलेश यादव जी 4 बार सरकार बनाए, ये खुद 5 साल के लिए मुख्यमंत्री रहे, क्या एक ईंटा भी महाराजा सुहेल देव राजभर के नाम पर कहीं रखने का काम किया? एक ईंटा तो छोड़ दीजिए, एक गिट्टी भी उठाने का काम नहीं किया कि एक गिट्टी उठा करके इनके नाम पर रख दे कि हाँ ये है। अब जानते अरुण जी, एक कहावत है देर से आए लेकिन दुरुस्त आए। चलिए ठीक है, देर से ही बात कर रहे हैं, कर तो रहे हैं, इस बात को अप्रिशिएट तो किया जाना चाहिए, नहीं किया जाना। क्या है असल में होता क्या है कि जब आदमी धोखा खाता है किसी चीज से तो बार बार उसको याद आती है। ये कहे थे ना कि हमारी सरकार आएगी तो अंबेडकर पार्क को हम लोग शमशान बना देंगे, क्या बना देंगे, मतलब बनाने की बात किए थे कि इसको तोड़ करके हम वहाँ कब्रिस्तान बना देंगे। तो जब इन्होंने मौका मिला था तो अंबेडकर पार्क में ही कह दिए होते कि महाराजा सुहेल देव राजभर की मूर्ति, अरे नाम तो छोड़ दीजिए, अभी छोड़ दीजिए, वो मूर्ति तो बाद में लगाएंगे, वो जब समय आएगा तो लगाएंगे, सरकार जब बनाएंगे तो देखा जाएगा। लेकिन अपने बैनर जो पीछे झंडा लगाते हैं, बैनर लगाते हैं, पोस्टर बनाते हैं, उस पे फोटो लगा ले बस।
ये जिस दिन फोटो लगाएंगे ये 20% वोट जो है इनका वो अपने आप हट जाएगा। अच्छा, राजभर साहब भी तो एक वक्त में अखिलेश यादव के करीब थे, तब क्या कभी उन्होंने नहीं कहा? और तब क्या उन्होंने मांग नहीं की कि आप करवाइए, नहीं तो हम आपका साथ छोड़ देंगे? हिमांशु जी, बड़े मजे की बात है कि जब हम साथ थे तो उनके बैनरों पर, होर्डिंगों पर, पोस्टरों पर सुहेल देव राजभर का फोटो लगता था। आप गौर करिएगा, अभी भी आप गूगल पे जाइए, इंटरनेट पर जाइए, यूट्यूब पर सर्च करिए, 2022 की जितनी रैलियां हुई हैं और उनके रैलियों के पोस्टर उनके यूट्यूब पर लाइव सब दिखाए जाते हैं और आज भी वो वहां दिखाई देते हैं। उसी को खाली कॉपी करके आप आज दिखा दीजिए कि भैया 2022 में तो फटुआ लगा करके वोट मांग रहे थे, तब कह रहे थे कि ओम प्रकाश राजभर जैसा नेता उत्तर प्रदेश देश में नहीं है जो वंचितों के लिए लड़ रहा है। ये पीला गमछा एकजुट होकर के देश में संघर्ष कर रहा है, आने वाले समय में हिस्सा लेकर रहेंगे। और उसके बाद जैसे ही हमारा गठबंधन अलग हुआ, हम एनडीए के साथ खड़े हुए, जिस दिन खड़े हुए उसी दिन फोटो गायब हो गया। यही सम्मान है महापुरुष का। महापुरुष सबके होते हैं, अखिलेश जी के भी महापुरुष होते हैं, लेकिन वो औरंगजेबवादी हो जाते हैं, वो बाबरवादी विचारधारा में चले जाते हैं, वो सैयद सलार मसूद गाजी वाली विचारधारा में चले जाते हैं। इसीलिए वो अपने जो इस भारत के जो महापुरुष हैं, जो हमारे महापुरुष, उनको भूल जाते हैं। आप बताइए। ठीक है, महापुरुषों का सम्मान होना चाहिए, मैं बिल्कुल मानता हूँ, सभी महापुरुषों का सम्मान होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं जानना चाह रहा हूँ उत्तर प्रदेश की स्थिति। कहा यह जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ की कुर्सी खतरे में है, तो आप तो सहयोगी हैं, कितना खतरा है और कौन है इस खतरे की वजह, जरा बताइए खुल के। देखिए, ये वही लोग खतरा बता रहे हैं जो बेचारे हमेशा खतरे में खेलते रहते हैं। और हम ये बात तो हमको लगता है 2017 से सुन रहा हूँ, और हर दिन कोई न कोई बात ये आती है कि ये गए वहां, वो गए वहां, वो अब नहीं रहेंगे, ये हटा दिए जाएंगे, वो चले जाएंगे, वो आ जाएंगे। ये बातें हम आज से नहीं सुन रहे हैं, ये 8 साल से सुन रहे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने एक निजी कार्यक्रम में खुल करके कहा कि हम संत हैं और संत इस प्रदेश के लिए हमें जिम्मेदारी दी गई है और हम इस प्रदेश की जिम्मेदारी अब निर्वहन कर रहे हैं। जब हमें कोई प्रदेश से बाहर करने की बात करेगा तो हम गोरखपुर जाना पसंद करेंगे, गोरखपुर के अलावा हम बाहर जाना पसंद नहीं करेंगे। ये उन्होंने खुद स्वीकार किया। अच्छा, ओपी राजभर जी का प्रेफरेंस क्या होगा? क्योंकि लड़ाई जब अंदर खाने चल रही है, योगी आदित्यनाथ एक तरफ है और केशव प्रसाद मौर्य जी का अपना गुट बताया जाता है, तो अगर दोनों को में से एक को चुनना होगा तो किसको चुनेंगे ओपी राजभर? देखिए, हम तो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी स्पष्ट कहते हैं कि ये एनडीए के घटक दल एक हिस्सा है, हम सहयोगी रूप हैं और तय करने वाले दिल्ली के केंद्रीय नेतृत्व है। जो केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा, जिसके लिए भी हाथ रख देंगे हम लोग उसको स्वीकार कर लेंगे। लेकिन हमारा ऐसा मानना है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से कार्य हो रहे हैं। अच्छा, चलिए, आपने ये कह दिया तो ये भी बता दीजिए कि केशव जी और योगी जी में कौन 19 है और कौन 20 है? देखिए, इस समय केशव प्रसाद मौर्य जी 20 हैं। ये सही बात है कि वो संगठन में लोगों के बीच में बराबर सक्रिय रहते हैं और मुख्यमंत्री जी की भूमिका सरकार की है, वो सरकार में 20 है। अगर ये संगठन में 20 है तो वो सरकार में 20 है। और लेकिन केशव जी तो कहते हैं संगठन से ऊपर कुछ नहीं होता, यानी कि वो योगी जी से ऊपर अपने आप को रखते हैं। ये भी बात मैं भी कह रहा हूँ कि संगठन सरकार बनाता है, सरकार संगठन नहीं बनाता, इसलिए संगठन बड़ा होता है, संगठन से बड़ा सरकार नहीं होता। तो जो खबरें हेडलाइन चल रही हैं कि योगी जी की विदाई तय है, वो गोरखपुर का टिकट कटवा लें, उसमें कुछ ना कुछ तो दम दिखता है। हमको नहीं लगता है इसमें कोई दम है। देखिए, बातें जो चर्चाएं होती हैं बीजेपी और एनडीए गठबंधन में, वैसा होता नहीं। अभी कुछ दिन पहले बहुत सारी चर्चाएं हो रही थी कि इनको अध्यक्ष बना दिया जाएगा, उनको, हम तो ये भी सुन रहे हैं कि इनको अध्यक्ष बनाने की बात हो रही है, हम तो ये भी सुन रहे हैं कि इनको केंद्र में क्या जिम्मेदारी देने की बात हो रही है। तो सुनने के लिए तो बहुत सारे लोग कुछ न कुछ बोल रहे हैं, ये बातें हैं, बातों का क्या कहना। अब तो जो होगा वो सामने ही देखना। तो इसमें बहुत अरुण जी एक सवाल और पूछना चाहूंगा, ये हमसे जुड़ा भी है, आजाद पत्रकारिता से जुड़ा हुआ भी है, क्योंकि आज विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस जो है मनाया जा रहा है और आपने उसकी बधाई भी दी है। 4 PM पर बैन लगाया गया, शायद आपको पता है या नहीं पता, मुझे जानकारी नहीं है। नेशनल स्तर पर यह कहा गया कि हम सवाल पूछ रहे हैं क्योंकि, तो क्या देशद्रोह कर रहे हैं? तो ये एक बहुत बड़ा सवाल हो जाता है आपसे जानना भी, क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। सवाल पूछना क्या देशद्रोह हो सकता है? क्या सवालों से सरकार इतना डर सकती है कि हमारी आवाज को दबाने की कोशिश करे, जो कि हुआ है साफ तौर से, और पूरे जो मीडिया जगत है
उसमें जो लोग हैं उन्होंने हमारा समर्थन किया है। आप किस तरह से देखते हैं और क्या आप समर्थन करते हैं इस बात का कि हम जो काम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, सही दिशा में आवाज उठा रहे हैं? देखिए, इस देश के चौथे स्तंभ अगर लोकतंत्र में देखा जाए तो ये पत्रकारिता है। और पत्रकारिता में एक अगर देखा जाए तो सबके अपने अपने कर्तव्य हैं। आज पत्रकारिता दिवस है। आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी देश के सभी जर्नलिस्टों को मैं शुभकामनाएं बधाई देना चाहता हूं कि जो लोकतंत्र में एक पक्ष होता है, एक विपक्ष होता है, तो जो जनता के हित की बात होती है वो निष्पक्ष होता है। पक्ष विपक्ष के बीच में निष्पक्ष एक बात होती है, उसमें आपकी भूमिका होती है। और निष्पक्षता में क्या होती है कि अगर हम खबरें कुछ और, जैसे मैंने बयान कुछ और दिया और उस बयान का थंबनेल लगा करके कुछ और बता दिया जाए और बताने के बाद ही उसके व्यू बढ़ाने के चक्कर में उनका थंबनेल ही अलग दे दिया जाए कि अरुण राजभर ने कहा कि अखिलेश यादव के साथ हम जाएंगे, यही अगर खबर बना देंगे आप तो हम तो इसमें बयान ही नहीं दिए। तो ये थंबनेल का खेल होता है। ठीक है, ये एक टेक्निकल चीज जो आपने बताया वो टेक्निकल चीज है और बहुत सारे क्या सभी लगभग जितने भी यूट्यूब चैनल्स हैं वो सारी ये टैक्टिक्स अपनाते हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि कोई घटना हुई है इस देश के अंदर, बहुत दुखद घटना हुई है, आम सिविलियंस की जान गई है, उस पर सवाल पूछना क्या देशद्रोह हो सकता है? और क्या इसके लिए किसी चैनल को बंद करना सही है? नहीं, देखिए, असल में जब राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला आ जाता है और राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले पर किसी प्रकार की सरकार को संदेह लगता है कि इस बात से देश के सामने अगर कोई चीज हो रही है, आप सवाल उठाइए, सरकार से सवाल पूछिए, आप निष्पक्ष हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये मैं भी सवाल उठाता हूँ, सवाल सरकार से करता हूँ कि मैं भी पहलगाम गया था और पहलगाम में सुरक्षा नहीं थी। जिस चोटी पर घटना घटी है उसको बोलते हैं कि मिनी स्विट्जरलैंड। उस जगह पर उस समय भी आर्मी नहीं थी, लोकल पुलिस नहीं थी। मैंने उस समय भी आ करके नीचे जो बंकर बने हुए थे अपने आर्मी के लोगों का, उसमें मैंने बोला कि ऊपर क्यों नहीं लोग रहते हैं, तो उन्होंने कहा नीचे से लोग आदेश नहीं करते इसलिए ऊपर लोग नहीं जाते हैं। तो अब वो स्थानीय जो सरकार है, उस सरकार और केंद्र सरकार की जो सिक्योरिटी है, अब उस सरकार की सिक्योरिटी का फेल्योर अगर है तो इस चीज को तो राज्य सरकार मान ली कि नहीं, हाँ भाई वहां गलती हो गई, इस तरह से इसके वजह से ये चीजें हुई। लेकिन एक बात है कि इस देश में आतंकवाद एक बड़ी चुनौती है। हम पाकिस्तान की अगर भाषा बोलने लगेंगे, हिंदुस्तान के लोग, आज हिंदुस्तान के लोग पाकिस्तान, लेकिन अरुण जी हम आपको ब्लॉक कर दें और आपको बता ही ना कि आपने गलती क्या की है, तो ये कितना जायज है? देखिए क्या है कि वो तो राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियों का मसला है। अब वो सुरक्षा एजेंसियां किस तरीके से इनपुट दे रही हैं, आउटपुट ले रही हैं, अब ये उनका विषय है। लेकिन इस देश में सबको आजाद है, सबको आजादी है। लोकतंत्र में बाबा साहब अम्बेडकर ने सभी को अपनी बात रखने के लिए आजाद किया। अरुण राजभर जी 4 PM के साथ खड़े हैं कि नहीं खड़े हैं? आजाद पत्रकारिता दिवस आज है और आज बहुत बड़ा दिन है, आपका स्टेटमेंट बहुत मायने रखता है। नहीं, बिल्कुल, मैं तो आपके साथ हूँ और आपकी आवाज के साथ कि देश की आवाज बनिए, निष्पक्ष आवाज बनिए और निष्पक्षता के साथ देश के सामने जनता के मुद्दों को सरकार तक पहुंचाइए। जैसे देश में माननीय ओम प्रकाश राजभर जी जनता की बात करते हैं, उसी तरह पत्रकार लोग जनता की बात करने लगे, उनकी समस्याओं की बात करने लगे, तो हो सकता है कि सरकार तक बातें अच्छी पहुंचेगी, तो सरकार को लगेगा नहीं ये जनता के हित की बात कर रहे हैं, तो इनके काम को आगे बढ़ाना चाहिए। हम उम्मीद करें कि ओपी राजभर जी सरकार तक ये बात पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि हम जिस तरह का काम कर रहे हैं उससे घबराने की जरूरत नहीं है। हम सिर्फ देश हित के सवाल पूछ रहे हैं और उन सवालों से भागने की जरूरत भी नहीं है। हम सिर्फ सवालों के जवाब चाहते हैं, वो भी जनता के हित के लिए, अपना हमारा कोई हित नहीं है इसमें। नहीं, बिल्कुल सवाल होनी चाहिए। हम आपकी बातें सरकार तक पहुंचाएंगे कि अगर किसी प्रकार की कोई इनपुट मिली है तो उसको सार्वजनिक करें कि इस इनपुट के आधार पर मैंने ये कार्रवाई किया है। तो हम लोग भी इस बात की मांग करेंगे, इस बात की चर्चा करेंगे कि पत्रकारिता को स्वतंत्र रहने दिया जाए, लेकिन पत्रकार लोग भी उसी निगाह से इस देश के लोकतंत्र को जीवित करने के लिए, इस लोकतंत्र को निष्पक्ष करने के लिए, उसको मजबूत करने के लिए उसी निगाह से, उसी विचार से, उसी सोच से काम करें, तो देश में किसी प्रकार की कोई दिक्कत किसी को नहीं होगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अरुण राजभर जी।